वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका ऑनलाइन की कक्षा में स्वागत है। और आज हम 12th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 इन डिफरेंस ऑफ कराओ एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन डिफरेंस ऑफ कराओ एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन दिस पोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लासेज वी विल बी लर्न अबाउट द इंडिफरेंस ऑफ कराओ एंड द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तटस्थता वक्र, इंडिफरेंशियल कर्व क्या है, इसके बारे में। तटस्थता वक्र एक तटस्थता समूह का रेखाचित्र प्रस्तुतिकरण है। यह दो वस्तुओं सेब और संतरों के बीच उन सभी दो वस्तुएं कोई भी हो सकती हैं। यहाँ हमने पीछे कल वाले वीडियो में सेब और संतरे लिए थे, उसकी एक तालिका भी बनाई थी। उस तालिका में जो जो संयोग बने थे उन सभी संयोगों को प्रकट करता है और जिनके बीच उपभोक्ता तटस्थ होता है। प्रत्येक संयोग तटस्थ गुण का समान अवसर प्रदान करता है। तो कल मैंने एक तालिका भी आपको समझाई थी, बताई थी, जिसमें हमने सेब और संतरों का लिया था। सेब की संख्या थी, यदि आपको याद होगी वो तालिका, वैसे मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको। जैसे सेब की संख्या 1 है, 2, 3, 4, ये आपके सेब थे। और संतरों की संख्या आपकी थी 10, 7, 5 और 4। ये तालिका हमने कल तालिका आपने अच्छे से देखी थी। उस तालिका के अकॉर्डिंग हम आज रेखा चित्र बनाने वाले हैं। उस रेखा चित्र को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये रेखा चित्र आपका इकोनॉमिक्स ऑनलाइन क्लास का, ये रेखा चित्र में आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये रेखा चित्र आपका इसका, इसमें एक OY पर संतरा है और OX पर सेब है। जब हम संतरों की संख्या 10 लेते हैं तो हम सेब एक खरीदते हैं। एक सेब खरीदने पर 10 संतरे, एक सेब और 10 संतरों की मात्रा खरीदी जा सकती है, ए ऑप्शन। और यदि हम संतरों की संख्या बढ़ा देते हैं, अतिरिक्त संतरा एक और ले लेते हैं, तो हमें घटाने पड़ेंगे। कुछ संतरे का त्याग करना पड़ेगा, जिसमें हम 3 संतरों का त्याग करते हैं और एक अनुपात 3 का अनुपात है। फिर हम यदि एक और लेना चाहते हैं, एक अतिरिक्त और इकाई लेना चाहते हैं, तीसरा सेब लेना चाहेंगे, तो हमें और कम करनी पड़ेगी और हमें संतरे में प्राप्त होंगे 5। यानी हमें इस बार 2 संतरों का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात 1-2 का अनुपात होगा। और यदि हम और एक अतिरिक्त सेब और लेना प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा और इस बार सिर्फ उपभोक्ता एक सेब के बदले एक संतरे को ही त्यागने के लिए तैयार होगा, ज़्यादा इसके लिए वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब उसके लिए सेब की उपयोगिता इतनी नहीं रही जितनी शुरू में थी। अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो रहा है। इसलिए जैसे जैसे वो ज़्यादा इकाइयाँ खरीदता जाएगा, उसके लिए वो वस्तु उसके लिए कम महत्वशील होती जाएगी। तो ये आपने ऊपर देखा मानचित्र रेखा चित्र। यदि हम तटस्थता वक्र समूह को तालिका रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करें, तो हमें तटस्थता वक्र से प्राप्त होता है कि तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करने पर हमें 4 बिंदु ABCD प्राप्त होते हैं, जो आपने देखे हैं, ये वाले ABCD। तो इसके बाद OX पर सेब और OY पर संतरे दर्शाए गए उपभोक्ता 4 बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त करता है। वह इन 4 बिंदुओं पर तटस्थ होता है, इसलिए हम ये तटस्थता वक्र कहते हैं। जो ये आपकी वक्र है OABIC वक्र है। इस IC वक्र पे ABCD ये सारे के सारे आपके समान उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने के कारण इस रेखा को तटस्थता वक्र कहा जाता है। चाहे वो बिंदु चाहे बिंदु A है, चाहे बिंदु B है, चाहे C है, चाहे D है, ये सारे के सारे बिंदु आपको समान संतुष्टि प्राप्त करते उपभोक्ता को, इसलिए इसको इस रेखा को हम तटस्थता वक्र कहते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको तटस्थता वक्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तटस्थता मानचित्र, इंडिफरेंशियल करो मैप। तटस्थता मानचित्र तटस्थता वक्रों के समूह को व्यक्त करता है। एक ऊंचा तटस्थता वक्र IC2 संतुष्टि ऊंचे स्तर को प्राप्त करता है, अर्थात जितना ऊंचा ये ऊंचा होगा उतनी ही ज़्यादा संतुष्टि होगी। जैसे आपका तटस्थता वक्र ये बना है आपका, यदि इसके ऊपर और बन जाए, यहाँ बनता है
यहाँ वक्र बनता है तो ये ज़्यादा संतुष्टि प्रदान करेगा। IC2 IC1 की बजाय ज़्यादा संतुष्टि देगा। तो इसी प्रकार तटस्थ वक्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंशियल कर्व। तटस्थ वक्र IC की मुख्य विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तटस्थ वक्र अधिमान वक्र। इसका अधिमान वक्र भी कहते हैं क्योंकि ये किसी विशेष का अधिमान नहीं तथा चारों ऑप्शनों को बराबर ही मान देता है, इसलिए इसको अधिमान वक्र भी कहा जाता है। यह ऋणात्मक ढाल वाली होती है अथवा इसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। एक तटस्थ वक्र ढलान बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर होता है। यह तटस्थ प्राप्त करती है कि यदि वस्तु की अधिक ली जाती है तो दूसरी वस्तु कम ली जाएगी, इसलिए कुल संतुष्टि किसी भी बिंदु पर समान रहती है। यदि हम इस प्रकार का वक्र रहेगा, ये बिल्कुल इस प्रकार का रहेगा, इसे हम बोलते हैं ऊपर से नीचे की ओर, बाएं से दाएं की ओर ढलान होता है इसका। दूसरा है आपका तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। ये अब दूसरी विशेषता आपकी नतोदर, ये इस प्रकार का होता है। ये मूल बिंदु आपका O है, इसकी तरफ झुका हुआ होता है। नतोदर U आकार के बिंदु को बोलते हैं। इसके बाद आपका दो तटस्थ वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते या नहीं छूते। इससे क्यों हम कर रहे हैं डिफरेंस कि इसकी अगली विशेषता ये कि यदि ये वक्र है तो कभी भी दो वक्र इस प्रकार आपस में नहीं काटेंगे एक दूसरे को। ऐसा नहीं होता, ये एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार चलते हैं, इस प्रकार चलते हैं, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते। अगली विशेषता आपकी है ऊंची तटस्थ वक्र ऊंचे दर्शाती है। ये भी इसकी विशेषता आपकी। देखिए जितना ऊंचा होगा ये वक्र है कम, ये वक्र और ज़्यादा ऊंचे हिस्सों को तटस्थ वक्र है जो उनसे ज़्यादा दिखा रही है। C1 C2 C3 जितना ऊंचा वक्र होगा उतनी ही ज़्यादा संतुष्ट वो दिखाएगा, संतुष्टि या उच्च सत्र को प्राप्त होगा। अगली पांचवी विशेषता तटस्थ वक्र न तो x को और न ही y को छूता है। इसको हम प्रयास करते हैं हल करने का। ये है आपका, न तो ये इस रेखा को छूता है और न ये तटस्थ वक्र नहीं है। तटस्थ वक्र का इस प्रकार है, ये कौन सी भी रेखा को नहीं छुएगा, ना तो यहाँ छुएगा और न यहाँ छुएगा, बल्कि ये इस प्रकार रहेगा। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद हम अगले पॉइंट पर चलते हैं आपके उपभोक्ता संतुलन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? उपभोक्ता का संतुलन उस स्थिति में होता है जिसमें वह अपने निर्धारित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि उसका संतुष्टि स्तर अधिकतम हो। उपभोक्ता का उस स्थिति में संतुलन में होगा जब उसका तटस्थ वक्र बजट रेखा की एक दूसरे को स्पर्श करता है। यहाँ पर उसका बजट रेखा को स्पर्श करता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संतुलन तब होता है जब कीमत रेखा AD का ढलान तटस्थ वक्र IC के ढलान के बराबर होता है, या इसे हम कह सकते हैं इसे स्पर्श करता है। हम इसे एक चित्र द्वारा समझाने का प्रयास करें आपको। ये चित्र से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र देखिए। जो IC2 है ये नहीं है, हमारा नहीं हो सकता। ये ऊंचा वक्र जरूर है लेकिन ये हमारे बजट में नहीं आता, उपभोक्ता के बजट में नहीं आता। और जो नीचे IC1 है, ये वाला वक्र आपका, ये वक्र E बिंदु पर काटता है। जो बजट रेखा हमारी AB है, बजट रेखा हमारी AD है, AD को E बिंदु पर काटता है, तो ये बजट रेखा में आता है। उसका बजट AD रेखा है और संतुष्टि सत्र उसका E बिंदु पर सही बैठता है, इसलिए यहाँ पर वो संतुलन के अवस्था में होगा। इस शेयर को वो खरीदना पसंद करेगा। IC2 को नहीं खरीदेगा या I1 के किसी और पॉइंट पे भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी बजट रेखा उसको स्पर्श नहीं कर रही। तो कहने का मतलब है कि इसकी शर्त क्या है कि बजट रेखा और IC जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में होता है। इसके बाद आप रेखा चित्र OX की पहली वस्तु तथा O सेब और OY पर दूसरी वस्तु संतरे को दर्शाया गया है। AD उपभोक्ता की बजट रेखा है तथा IC तटस्थ वक्र, या दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर स्पर्श करते हैं, तो उपभोक्ता संतुलन E बिंदु पर होता है।
इसके विपरीत यदि उपभोक्ता कोई अन्य बिंदु पर एक्स बजट की सीमा के अंदर को चुनता है तो इसका अर्थ वह अपने संसाधनों को पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहा है। और यदि उपभोक्ता ऊंचे तटस्थ वक्र IC2 को जेड बिंदु पर चुनता है तो वह उस बिंदु को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह उस बजट रेखा से बाहर उसके बजट में वह नहीं आती है। अब देख लिया आपने, इसके अंदर एक्स बिंदु दिखाई दे रहे हैं। एक्स बिंदु को यदि वह चुनता है तो इसका मतलब वह संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर रहा है, या पूरी अपना इनकम पूरी यूज़ नहीं कर रहा है। और यदि वही बिंदु को करता है तो वहाँ पर उसकी इनकम भी बजट में भी है और उसकी संतुष्टि भी है। और जेड बिंदु को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि जेड बिंदु उसके बजट से बाहर का है। तो आपको ये मिथ्यान बिंदु इक्विलिब्रियम की से कभी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार ये आज का चैप्टर था, बड़ा छोटी सी वीडियो थी और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न है। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया तो अपने दूसरे साथियों को शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।